Hi everybody, welcome to JKSSB Adda 614. My name is Shivali Sharma. So today this is our lecture number 5 of History of Jammu and Kashmir. So particularly we are going to start History of Kashmir, and this is lecture number 2nd of History of Kashmir. We have already completed lecture 1st of History of Kashmir, in which we have covered ancient history. तो आज का हमारा जो लेक्चर है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिसका नाम है मिडीवल हिस्ट्री, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो अगर आपने उसके पहले वाले जो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी कि गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स ऑल्सो, बिकॉज उससे क्या होता है कि एक सीक्वेंस बनता है. आपको हिस्ट्री जो है वो सीक्वेंस वाइज ही पढ़नी पड़ती है. पहले आपको एंशिएंट, फिर मिडीवल, फिर मॉडर्न. तो ऑलरेडी हमने जम्मू की हिस्ट्री के भी 2 पार्ट किए हुए हैं, और इसके अलावा मॉडर्न डोगरा रूल भी हम कवर कर चुके हैं. तो मैंने बताया हिस्ट्री 1846 तक हमने अलग अलग पढ़नी है जम्मू एंड कश्मीर की. तो ये हम पढ़ेंगे आज हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में मेडिवल हिस्ट्री. तो लेकिन हमने जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है उसका आपको पहले एक सीक्वेंस पता होना चाहिए. मैंने बताया था आपको कि जो भी डायनेस्टी आती है उसका एक सीक्वेंस आपको याद करना है. पहले कौन सी आई थी? महाभारता. उसके बाद कौन सी आई थी? मौर्यन. उसके बाद आई थी हमारी कुशानास. उसके बाद आई थी हमारी कारकोटा. ठीक है, तो ये 4 हमने पढ़ी थी, और यही आपको ऐसे सीक्वेंस याद करना है, क्योंकि जेके एसएसबी में जो क्वेश्चन आते हैं वो सीक्वेंस पे भी पूछे जाते हैं. तो आज हम स्टार्ट करेंगे उत्पला डायनेस्टी से, जो कि मिडीवल से स्टार्ट होती है. उत्पला डायनेस्टी. तो अब उत्पला डायनेस्टी कारकोटा के बाद आती है, और इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है. सीक्वेंस के ऊपर आपको दिया होगा मौर्यन, फिर दिया होगा कारकोटा, फिर कुशानस एंड उत्पला. इस तरह से आपने उनका उसका जो सीक्वेंस है उसको सही करना है. ठीक है, तो मिडीवल हिस्ट्री की मैं बात करूँ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्पला डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं उनका नाम. ठीक है, उनका नाम आपने पता करना है. तो वो किसने फाउंड की थी? अवंती वर्मन. ठीक है, उन्होंने जो अवंतीपुरा टाउन है ना, वहाँ पे झेलम रिवर के किनारे, अगर मैं बात, तो झेलम रिवर के किनारे, जो कि श्रीनगर से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ पे उन्होंने टाउन बनाया था. अवंती वर्मन ने उत्पला डायनेस्टी फाउंड करी थी ना, तो फिर उन्होंने अपने ही नाम पे एक टाउन बनाया था झेलम रिवर के किनारे, जो कि श्रीनगर से 25 किलोमीटर की दूरी पे है. ठीक है, तो ये अवंतीपुरा टाउन किसने बनाया था? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पेपर में आता है. यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? 2 मंदिर बनाए थे. एक मंदिर डेडिकेटेड है शिवा को, और एक है विष्णु को. तो ये जो दोनों हिंदू डीटी हैं, ठीक है, हिंदू गॉड है, तो इनको ये जो है टेम्पल्स डेडिकेटेड है. और ये आपको पूछा जाता है कि अवंतीपुरा टाउन किसने बनाया. तो ये काफ़ी इजी है, ये आप लर्न भी कर सकते हो, क्योंकि उन्हीं के नाम पे था. मोस्टली जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हैं, जितने भी डायनेस्टीज़ के रूलर्स थे, उन्होंने अपने ही नाम पे पर्टिकुलर उस जगह का नाम दिया हुआ है. ठीक है, तो ये काफ़ी इजी रहता है, बट आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए, और डेट और डायनेस्टी. ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं, जो अवंती वर्मन थे, मतलब उन्हीं के द्वारा जब वो रूल करने आए थे, तो उस टाइम पे काफ़ी उथल पुथल थी उनके टेरिटरी में, क्योंकि उसके पहले की जो डायनेस्टीज़ थी उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा लोगों की बर्बादी कर दी गई थी. अगर हम बात करें, ना ही कोई उनका लीडर था अच्छा, ठीक है, ना ही लोगों में कोई प्रॉस्पेरिटी थी, उनको खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था. तो वो एक बहुत बुरी कंडीशन में थी कश्मीर उस टाइम पे, जनता कश्मीर की. तो उन्होंने कश्मीर को रिकवर करा था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसऑर्डर से. ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है शेरू. शेरू जो नाम है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, स्टार मार्क कीजिए. शेरू जो है वो अवंती वर्मन का क्या था? प्राइम मिनिस्टर था. क्या था? प्राइम मिनिस्टर था. तो मेरी आवाज़ थोड़ी डाउन है बिकॉज मेरे को थोड़ा कोल्ड है, तो थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए. और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. दिस इज़ ओनली दैट वी वांट. और नहीं अच्छा लगता तो कमेंट कर लीजिए.
अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ठीक है। यही हमारी मोटिवेशन है। और आज का जो मैंने आपको टारगेट दूंगी, पिछले लेक्चर का मैंने टारगेट आपको दिया था 50, आज का जो हमारा टारगेट है 60 लाइक्स होने चाहिए, तभी आपको पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा आपको पीडीएफ मिलने वाली नहीं है। और कमेंट्स आपको पिछले में मैंने बोला था 30, तो वो किए नहीं आपने, बट अभी जो है मैं आपको बोलूँगी 40। तो ये कमेंट आपका आज का टारगेट है। सो दिस इज़ ऑल योर ड्यूटी दैट यू हैव टू परफॉर्म इफ़ यू वांट टू गेट पीडीएफ ऑल्सो, ठीक है। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है JKSSB अड्डा 614, क्या है, JKSSB अड्डा 614, यहाँ पे जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। बट आपको इतना सा काम करना है, जस्ट लाइक शेयर और कमेंट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, शेरू जो है वो अवंती वर्मन का प्राइम मिनिस्टर था। और अवंतीपुरा को किसने फाउंड किया था? अवंती वर्मन। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, ये कौन सी डायनेस्टी के थे? उत्पला डायनेस्टी के। अब इनके अलावा एक इंजीनियर है जिसका नाम है, सूर्या भी बोलते हैं या सुया भी बोलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें भी मतलब बुक्स में लिखा हुआ है, कहीं पे सूर्या है कहीं पे सुया, ठीक है। तो आपको इसमें देख लीजिएगा। तो ये काफ़ी ग्रेटेस्ट, बहुत बड़े इंजीनियर थे जो कश्मीर में उस टाइम में थे, एंशंट टाइम में। कौन सबसे बड़े इंजीनियर अगर कश्मीर ने प्रोड्यूस किए थे, वो था सुया। और ये किसके टाइम पीरियड में थे? अवंती वर्मन के टाइम पीरियड में थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें एंशंट टाइम की, पुराने टाइम की, तो सुया के बिना जो है उसका अगर नाम नहीं लेंगे तो ये बहुत बड़ा एक अन्याय होगा उनके साथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काबिल इंजीनियर थे। क्योंकि उन्होंने जो झेलम रिवर में फ्लड्स आते थे बार बार, उनको रोकने का काम किया था। किसने किया था? सूर्या ने किया था, ठीक है। तो इनके पीछे काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है। अगर मैं आपको बताऊं तो उस टाइम पे क्या होता था कि इन्होंने क्या बोला था, पूरे इलाके में न्यूज़ फैला दी थी कि जो झेलम रिवर में बहुत ज़्यादा सोना है, ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा बोरे के बोरे सोना फेंका हुआ है। तो लोगों को जब पता चला तो उन्होंने बोला कि जिसको भी सोना चाहिए, सारा कुछ आप झेलम रिवर में जाइए और उसमें से निकाल लीजिए। तो अगर सोना चाहिए होता है तो उसके लिए उनको पहले डिसिल्ट करना पड़ेगा ना, सारा का सारा रेत मिट्टी पत्थर वगैरह कंकर, वो सारा कुछ निकाल के उन्होंने क्या कर दिया, लोगों ने साइड पे उसके एम्बैंकमेंट्स बना दिए, ठीक है। जिससे क्या होता है, एक दीवार जैसी अगर बन जाती है तो फिर बाहर जो पानी था वो नहीं आ पाता है। तो इस तरह से अगर उसके चारों तरफ दीवारें जैसी बन गई तो फिर पानी कहाँ जाना था? वो तो सीधा मतलब लो लाइंग एरियाज में नहीं आना था, तो फ्लड्स उससे कंट्रोल होने थे। तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, ये दिमाग लगा के। तो वो कौन थे? सूर्या थे, और बहुत बड़े इंजीनियर थे ये। अब इनके अलावा आपको ये याद रखना है कि उनके बाद आते हैं उनके बेटे जिनका नाम है शंकर वर्मन। लेकिन इन्हीं के टाइम पे क्या होता है, उत्पली डायनेस्टी जो है ये मतलब इसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो है आपको पता होगा कि अवंती वर्मन बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर थे। लेकिन जब भी कोई ग्रेटेस्ट रूलर आता है तो उसके जो नीचे होते हैं ना, जब रूलर की डेथ हो जाती है तो नीचे वालों के पास पहले इतनी पावर्स नहीं होती है, तो वो इतने कैपेबल नहीं होते हैं। लेकिन जब उनके पास एकदम से पावर आ जाती है तो वो उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो इसी तरह से आपने पैटर्न देखा होगा कि हर डायनेस्टी इसी पैटर्न में डिक्लाइन हुई थी, ठीक है। तो इसमें आपने 3 नाम याद रखने हैं, अवंती वर्मन, और उसके अलावा सूर्या, और उसके अलावा मैं बात करूँ शंकर वर्मन, ठीक है। तो शंकर वर्मन की वाइफ थी सुगंधा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, क्योंकि 3-4 ऐसी लेडीज़ हैं जो उनके बारे में क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो इसी पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सुगंधा किसकी क्वीन थी? तो वो थे शंकर वर्मन, उत्पला डायनेस्टी के, ठीक है। तो उनको भी जब शंकर वर्मन की डेथ हो जाती है तो फिर सुगंधा गद्दी पे बैठती है, लेकिन उनको भी निकाल दिया जाता है, ठीक है, गद्दी से हटा दिया जाता है। और लास्ट आपको याद रखना है कि लास्ट रूलर कौन थे उत्पला डायनेस्टी के? थे वो थे सूर्यवर्मन। क्या नाम है उनका? सूर्यवर्मन। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ स्टार मार्क इट, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन आता है। तो अभी हमने पढ़ लिया महाभारता, मैं आपको साथ साथ रिवाइज करा रही हूँ, आपको भी याद हो जाएगा। फिर आएगा मौर्यन, फिर आएगा कुशानस, फिर आएगा कारकोटा, और फिर ये होगी हमारी एंशन। एंशन में कितनी थी? 4। अब मिडीवल उसके बाद आती है, तो उसमें हमने पढ़ ली उत्पला। क्या पढ़ी? उत्पला। तो उत्पला के बाद आएगी हमारी गुप्ता। तो ये सीक्वेंस आपको याद करना है। तो गुप्ता डायनेस्टी का भी आपको सेम जो है, उनके आपको फाउंडर पता होना चाहिए। तो इनके फाउंडर कौन थे? परवा गुप्ता। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ही वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। और उनके बाद
पर्व गुप्ता के बाद उनका बेटा है क्षम गुप्ता, ठीक है, फिर वो आता है। तो गुप्ता गुप्ता ही है, लेकिन बस आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि फाउंडर कौन था, फिर उनके बाद कौन उनका सक्सेसर था। तो मतलब क्षम गुप्ता था, वो इतना एबल नहीं था, मतलब थोड़ा मतलब ठीक ही था, मीडियोकर एबिलिटी थी उसकी, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे हमने बात की तो शंकर वर्मन की वाइफ थी सुगंधा, और शम गुप्ता की जो वाइफ थी वो थी दिद्दा, ठीक है। तो ये आपको मतलब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन किसकी वाइफ थी, ठीक है, क्योंकि ये दिद्दा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो इनको तो आपने बोलना नहीं है, और साथ ही ये गुप्ता डायनेस्टी से थी, तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। सो प्रॉपर फोकस से आप लेक्चर पढ़िए, ठीक है। अगर यहाँ तक आ गए हो, फिर से आए अगेन जो है रिमाइंड यू कि आप जाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ, शम गुप्ता के बाद आती है क्वीन दिद्दा। तो क्वीन दिद्दा जो है वो डी फैक्टो रूलर थी स्टेट की, यानी कि उनके साथ में और भी उन्होंने बिठाए हुए थे अपने पोते, अपने बेटे, लेकिन जो अगर मैं बात करूँ ना, रियल रूलर जो थी वो डिफैक्टो, वो कौन थी, क्वीन दिद्दा ही थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बहुत डोमिनेटिंग थी। जब शम गुप्ता जो है रूल कर रहा था, तो उस टाइम पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर, शम गुप्ता के ऊपर दिद्दा का ही था, तो इसी वजह से वो डिफैक्टो रूलर थी उस टाइम पे। और उनका जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था क्षम गुप्ता पे, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस था क्षम गुप्ता, और वो सिर्फ उनके हाथों का एक होता ना पपेट ही था, जो उनका हस्बैंड था ना क्षम गुप्ता, ठीक है। तो वो एक तरह से कठपुतली थी अपने वाइफ के हाथों की, और इसी वजह से उनका नाम क्या दिया था, दीद खेमा, जो अपनी वाइफ की खिदमत करता रहता है, दीद खेमा, ठीक है, ये उनका नाम था। इसी वजह से था क्योंकि क्वीन दिद्दा का उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव और पावरफुल लेडी थी, ठीक है। उनको पता था किस तरह से किसको कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं आपको बता दूं, ये आपको याद रखना है, जो क्वीन दिद्दा थी ना, उन्होंने पहले क्या किया, जो हिस्टोरिकल सीन, यानी कि उन्होंने जब रूल कर रही थी अपने टाइम पे, पहले उन्होंने एज अ क्वीन रूल किया था, क्षम गुप्ता की जो वाइफ थी। फिर क्वीन की मदर, जब क्षम गुप्ता की डेथ हो जाती है, फिर अपने बेटे को वो गद्दी पे बिठाती है, तो फिर वो क्वीन की मदर बन जाती है, लेकिन डी फैक्टो रूलर वही थी, यानी कि रियल रूलर वही थी, सिर्फ नाम का उन्होंने अपने बेटा रखा हुआ था। और फिर एंड में जब उनके सारे बेटे पोते परपोते मर जाते हैं, तो फिर एंड में वो रूल करने आ जाती हैं। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ कश्मीरीज़ की, तो वो आज भी जो दिद्दा है ना, ये नाम यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, अगर कोई उनकी मदर है या फिर लेडी जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है सोसाइटी में, ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा नाम है, तो उसको वो किससे रिलेट करते हैं, दिद्दा से, बिकॉज शी वॉज वेरी ब्रेव लेडी हु हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द हिस्टोरिकल सीन ऑफ कश्मीर फॉर ऑलमोस्ट 50 years। सो दैट वॉज अ ह्यूज टाइम, दैट वॉज द रीज़न कि ये जो कश्मीरीज थे वो दिद्दा बोलते थे, ठीक है। अब जैसे कि अगर कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारे हिस्ट्री के ही, कुछ आपको लीडर्स जैसे महात्मा गांधी हो गए, B.R. अम्बेडकर हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, तो अब जैसे कि भगत सिंह हो गए, तो उनके साथ अगर कोई किसी का कंपैरिजन करे, तो यानी कि वो उनके लेवल का उनको मानता है कि हाँ भाई ऐसा इन्होंने काम किया, इसी वजह से हम इनको ये नाम देते हैं, ठीक है। जैसे ललित दित्ता को बोला जाता है समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर, तो ऐसा नहीं है कि वो एक्चुअल में समुद्र गुप्त थे, उनके ऐसे काम रहे हैं, उनका एक काम करने का तरीका रहा है, तो उसी वजह से उनको हम रिलेट करके उनको वो उपाधि देते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से कश्मीरीज भी दिद्दा दिद्दा बोलते हैं ऐसे अपनी मदर को भी, क्योंकि मदर जो है वो हमेशा से ही मदर को, माँ को क्या कर बोला जाता है, एक तरह से काफ़ी ब्रेव लेडी बोला जाता है ना, हमारी जो मदर्स होती हैं कितना कुछ करते हैं हमारे लिए, तो इसी वजह से वो करते थे। तो क्षम गुप्ता के बाद उनका जो बेटा आता है, छोटा था, इन्फेंट था, ठीक है, 1-2 साल का होगा वो, अभिमन्यु था। तो अभिमन्यु जो है वो क्या रूल करता, सिर्फ उसको नाम के लिए बिठाया था, रूल तो वही दिद्दा कर रही थी एज अ जो है किंग्स मदर, ठीक है। तो लेकिन फिर उसकी भी डेथ हो जाती है, फिर दिद्दा क्या करती है, उसका एक पोता था ग्रैंडसन, उसको बिठाती है, तो मतलब वो भी मर जाते हैं, उसके बाद दूसरे पोते को, फिर तीसरे को, फिर इवेंचुअली क्या होता है, एंड में वो 1980 में अपने हाथों में रूल ले लेती है। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो लेक्चर है ना आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, तो इसमें 2 या 3 बुक से ये मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है कि हमने ये मेक श्योर करा है कि इसमें कोई भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप ना हो,
ठीक है। तो ये काफ़ी मेहनत लगती है इसके लिए, तो आपको सिर्फ लाइक ही करना होता है, वो भी नहीं कर पाते हो, तो दिस इज़ वेरी डीमोटिवेटिंग फॉर अस कि आपके तरफ से लाइक भी नहीं आते, अभी व्यूज़ भी कम हो गए हैं। तो अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आता तो आप बता सकते हो, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि अगर आप किसी और चैनल पे जाओगे, आपको एक डेमो लेक्चर दे देंगे वो, फिर उसके बाद बोलेंगे कि आ जाइए आप हमारा कोर्स बाय कीजिए। फिर आपको क्या करना पड़ता है कि कंपल जो है आपको मजबूर कर देते हैं कि हाँ भाई आपको लेक्चर लेने ही पड़ते हैं उनके कोर्स, लेकिन फ्री में आपको ऐसे लेक्चर कहीं पे नहीं मिलेंगे। तो इसी वजह से दिस इज़ योर ड्यूटी कि आप अपनी तरफ से भी थोड़े से एफर्ट्स कीजिए, जस्ट लाइक करना है। अब मैं दिद्दा की बात करूं तो वो काफ़ी ज़्यादा अनस्क्रपलस एंड विलफुल लेडी थी, और जिसने बहुत ज़्यादा इमोरल लाइफ जी हुई है। तो यानी कि एक इंसान होता है ना जिसको पता होता है कि मैंने जो है बहुत बुरे काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, और जो भी ऑनेस्टी से काम मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब उसको पता था इस तरह से कि मैं ये जितने भी यहाँ पे काम करवा रही हूँ ना, तो किस तरह से जो मेरे काम करने का तरीका वो सही नहीं है। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि उनकी इमोरल लाइफ उन्होंने जो है स्पेंड की थी, लीड की थी एज अ लीडर। लेकिन अगर इन सारी कमियों को भी देखें तो वो एक एबल रूलर थी, ठीक है। एक एबल रूलर कौन माना जाता है? जो अपनी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करे, अपने एरिया में प्रॉस्पेरिटी लाए, लोगों में इकोनॉमिक सोशल प्रॉस्पेरिटी हो, लोगों के पास खाने को साफ सब कुछ हो। तो इसी वजह से ऐसी सिचुएशन में ही वो रूलर अच्छे से रूल कर पाता है फर्मली, ठीक है। तो वो अगर इन मामलों में देखें तो वो शी वॉज एबल रूलर, तो इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इतने सालों तक 50 साल तक उन्होंने वैली में अपना रूल किया था। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट बन जाती है 980 AD। 980 AD में उन्होंने अपने हाथों में कमान ले ली थी। अब 980 में उन्होंने ली, तो उसके बाद 1003 AD में, ये टोटल मैं आपको बता रही हूँ कि जितना भी उन्होंने एज अ क्वींस, एज अ क्या क्या बोलते हैं, एज अ जो होता है ना उनका, एज अ क्वीन, फिर क्वीन की मदर, फिर एज अ रूलर, इन सबको मिला के उन्होंने 50 साल तक काम किया था, ठीक है। तो 1003 में डेथ हो जाती है। दिस इवेंट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और फिर जब उनकी डेथ हो जाती है तो फिर उनकी जो फैमिली थी ना, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्प्यूट था इस मामले में कि हम बनेंगे, कोई बोलता था मैं बनूंगा राजा, कोई बोलता था मैं बनूंगा। तो इस तरह से ये जो मतलब वो छोड़ जाती है, ऐसे ही उथल पुथल हो जाती है, फिर कोई ढंग का रूलर रह नहीं पाता है, ठीक है। तो क्योंकि उसके जो बच्चे थे वो भी छोटे ही उनकी डेथ हो गई थी, तो इसी वजह से उन्होंने जो अपना क्राउन था वो संग्राम राजा, संग्राम राजा कौन था? उनके ब्रदर जो है उदयराज, उनका बेटा था। तो उनको ये क्राउन ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि उस उनके जब डेथ हो जाती है उसके पहले ही ये सब डिस्प्यूट चल रहा था, और उसके उनके जो बच्चे थे वो भी मतलब यंग एज में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो इसी वजह से उन्होंने जो अपना क्राउन था ना, अपना राजभार, वो अपने बेटे, अपने भाई के बेटे संग्राम राजा, ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उनको ये ट्रांसफ़र कर दी थी सारा का सारा राजभार, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो संग्राम राजा था वो कहाँ का रूलर था? वो लोहारा का, यानी कि पुंछ, जो प्रेजेंट डे पुंछ है ना, उसको लोहार बोला जाता था, लोहारा। तो वहाँ का रूलर था, और दिद्दा भी वहीं की थी, ठीक है। वो फिर उनकी शादी हो जाती है गुप्ताज में, तो फिर वो गुप्ता डायनेस्टी को संभालती है, लेकिन इन द एंड वो डायनेस्टी फिर से लाहौर डायनेस्टी बन जाती है। उनके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है? लाहौर, क्योंकि संग्राम राजा फिर फाउंडर बन जाता है। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो क्वीन दिद्दा का जो टाइम था ना, उस टाइम पे जो महमूद ऑफ गजनी था, जो सेंट्रल एशिया से आता था लूटपाट मचाने हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ पे भी आपको इनका नाम मेंशन है। तो उसने 2 बार, ठीक है, 2 बार कोशिश की थी कि वहाँ पे जाके वो लूटपाट मचा सके, लेकिन जो लोहारा का जो किला था ना, फोर्ट था, वो इतना ज़्यादा फेमस था अपनी हाइट के लिए और स्ट्रेंथ के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा वो उस मजबूत था। तो वहाँ पे उसको कर पाना एक बहुत अपने आप में बड़ी बात थी, ठीक है, वो इम्पॉसिबल था एक तरह से। और इसी वजह से वो सारा का सारा इनप्रेग्नेबल हो गया उसके लिए, किसके लिए? जो हमारा महमूद ऑफ गजनी था। तो वो
अनेबल मतलब वो उसको कैप्चर करने में नाकामयाब हो पाया, इम्प्रेग्नेबल हो गया वो। तो इसी वजह से जो सुल्तान था ना, उसने जो भी उसका क्वेंकेस्ट था वो उसको जीतने आ रहा था, उसको त्यागना पड़ा कि क्योंकि वो इतना बड़ा जो लाहौरा का जो किला था उसकी वजह से वो ये सब नहीं कर पाया था। तो इस तरह से गुप्ता डायनेस्टी का भी एंड होता है, कब जब ये संग्राम राजा के हाथ में ये पावर चली जाती है। फिर संग्राम राजा जो आता है तो फिर वो अपनी डायनेस्टी ही स्टार्ट करेगा ना, क्योंकि वो लोहारा का था। तो उन्होंने अपनी डायनेस्टी स्टार्ट कर दी, जिसका जो कैपिटल थी उसको कहाँ पे बसाया उसने, लोहारन, जो कि प्रेजेंट डे क्या है, पुंछ है, ठीक है। तो संग्राम राजा ने फाउंड की, ये आपको पता ही, मैंने बताया, जो कौन था, क्वीन दिदा का भतीजा था, नेफ्यू था, ठीक है। अब जो लोहारा का जो किंग था ना, हर्षा, जब उसका टाइम चल रहा था, अब ये इसकी बात होगी ख़त्म संग्राम राजा की, उसके बाद के जो सक्सेसर है उनकी बात चल रही है। हर्षा उनके टाइम पे ही एक को दोबारा एक नया किंग होता है, हर्षा। तो उस टाइम पे प्लेग जो था, महामारी उस टाइम पे बहुत फैलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरा का जो जो हमारी फसलें थी ना वो बर्बाद हो जाती हैं, ठीक है। महामारी भी होती है और साथ ही साथ वहाँ पे फ्लड्स भी आते हैं, तो जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है फसलों का। तो इस तरह से एक बहुत सीवियर, बहुत मतलब बुरा अकाल पड़ जाता है, फैमिन पड़ जाता है उसके बाद, जहाँ से लोगों की हालत ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर कहीं पे बीमारी है, उसके साथ साथ आपके पास खाने को कुछ नहीं है, ठीक है, उसके बाद साथ साथ सारी फसलें भी बर्बाद हो गई है, ज़मीनें भी ख़राब हो गई हैं। तो इससे क्या होता था कि लोगों की तो हालत ख़राब होनी थी, लोग और मतलब भुखमरी में जा रहे थे। तो हर्षा के टाइम पे था, तो ये इवेंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि प्लेग किसके टाइम पे था, वो कौन से डायनेस्टी का था, वो हर्षा। हर्षा लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। और हर्षा का बेटा था भोजा। इन दोनों को ही मार दिया जाता है, और उन्हीं की मतलब ये आपको याद रखना है, हर्षा और भोजा को का मर्डर हो जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे रूलर्स थे जिनका मर्डर हो जाता है, हर्षा एंड हिज सन भोजा, ठीक है। तो उनका मर्डर हो जाता है। तो इस तरह से जो ये कश्मीर की जो थ्रोन है वो किसके हाथों में चली जाती है, दो प्रिंस होते हैं राजकुमार, जिनका नाम है उच्छला एंड सुसला, ठीक है, उच्छला एंड सुसला। इनके हाथों में इनका जो पूरा का पूरा रूल कश्मीर का चला जाता है। तो इस तरह से जो मतलब उनकी किस्मत ही एक तरह से जाग जाती है, इन सब की, इन जो उच्छला एंड सुसला। तो ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है किसके टाइम पे आते हैं, ये हर्षा एंड भोजा के टाइम पे। तो अब अगर बात करें लोहार डायनेस्टी की, तो लोहारा डायनेस्टी का जो इम्पोर्टेंट रूलर था, सॉरी गाइज थोड़ी मेरी आवाज़ लो है, तो इम्पॉर्टेंट रूलर था वो था जयसिम्हा। सो दिस नेम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हु वाज जयसिम्हा? ही वाज एन एबल रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। एंड उसके लेकिन जब स्टार्टिंग के डेज में मैंने आपको बताया ना, अकाल पड़ा था, फैमिन था वहाँ पे, फ्लड आए थे, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई थी, प्लेग, इतनी बड़ी महामारी थी। तो इसी वजह से जब उसने ये सब संभाला, उसके पहले अब इनको मार दिया जाता है हर्षा भोजा को, फिर ऐसे ही दो प्रिंस थे उनके हाथों में चला जाता है रूल। तो अब उसके बाद आते हैं लोहारा में जयसिम्हा। तो इसी वजह से ये सारा कुछ उस टाइम पे चल रहा था। तो वो क्रिटिकल डेज थे, अर्ली डेज जो थे ना, वहाँ पे रूल करना एक इम्पॉसिबल था, क्योंकि लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वहाँ पे भी इतना पैसा नहीं था। लेकिन फिर उसने क्या किया, क्योंकि उस टाइम में पॉलिटिकल अनरेस्ट थी, यानी कि कोई लीडर नहीं था, और सिविल वॉर्स चल रही थी, यानी कि वहाँ पे इन्वेजन्स हो रहे थे, जिसकी वजह से लोगों की हालत ख़राब थी। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी उसने अपना रूल किया 27 ईयर्स तक। तो दिस इज़ वेरी वेरी एक तरह से बोल सकते हैं कि ह्यूज टाइम पीरियड था, ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड। 27 साल तक रूल करना इट्स वेरी वेरी मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में ही। अगर वो लीडर ही एबल होगा तभी जो है इतने टाइम तक आपको रूल कर सकते हो, ठीक है। तो 27 ईयर्स तक उसने रूल किया। बट ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है, जयसिम्हा बिलोंग्स टू लोहारा डायनेस्टी। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो जयसिम्हा है उसने बहुत सारे जो मंदिर वगैरह थे, श्राइन्स थी, और बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थान थे जिनकी फाउंडेशन रखी, जिनको बनाया, रिस्टोर कराया,
उनकी जो फोर्टिफिकेशन भी करवाई अपने टाइम पे, और फिर उन्हीं के टाइम पे लोगों ने चैन की सांस ली, ठीक है, राहत की सांस ली। और जयसीमा को हम बोलते हैं कि जो हिंदू रूलर के लास्ट ग्रेट रूलर की अगर मैं बात करूँ ना, वो कौन थे, जयसीमा। लेकिन लास्ट हिंदू रूलर थे उदयन देव, वो अलग आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर, दैट वाज उदयन देव। लेकिन अगर बात करूं कि ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिंदू टाइम कौन थे, वो जयसिम्हा, बिलोंग्स टू लोहारा डायनेस्टी, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि लास्ट रूलर कौन था, वनित देवा। फर्स्ट हमने पढ़ा ना, ये संग्राम राजा था, उसने स्टार्ट की थी दीदा के बाद, उसके पास पावर्स आ गई थी। अब लास्ट रूलर कौन आता है, वनित देवा, और ये लोहारा डायनेस्टी का लास्ट रूलर है। वो उनकी डेथ कब हो जाती है, 1171 AD। दिस डेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, कल्हाना पंडित कौन था ये, जिसने राज तरंगिणी लिखी थी, क्या लिखी थी, राज तरंगिणी लिखी थी। तो इन्होंने जो राज तरंगिणी लिखी थी 1149 to 50 AD में, ठीक है। AD क्या होता है, एनो डोमेनियो, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट जो है उनकी हम मानते हैं। तो इसको हम CE भी बोलते हैं, ठीक है, और AD भी बोल देते हैं कि कहीं कहीं पे। तो अगर हम बात करें 1149 से 50 AD में, तो इन्होंने कंप्लीट की थी राज तरंगिणी जयसिम्हा के टाइम पे। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे जो जो हमने डायनेस्टीज पढ़ी। महाभारता, पहले हम एंशंट की बात करेंगे, फिर मौर्यन, फिर कुशानन, फिर कारकोटा। सो यहाँ तक हमारी हो जाती है एंशंट। उसके बाद आती है मेडिवल, यहाँ पे आएगी हमारी उत्पला, क्या आएगी हमारी उत्पला। फिर आएगी हमारी गुप्ता जो दीदा वाली है। उसके बाद आएगी हमारी लोहारा। और अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, जब मैंने बताया ना आपको ग्रेट हिंदू रूलर था जयसिम्हा, जिसके बाद जो है हिंदू रूल डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो किसके टाइम पे एक्चुअल में डिक्लाइन होता है, तो वो लास्ट आती है हमारी देव डायनेस्टी। क्या आती है, देव डायनेस्टी। और देव डायनेस्टी किसके बाद आती है, अभी हमने पढ़ी है लोहार डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है, देवा डायनेस्टी, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस, तो आपको भी इसे बार बार लिखना है ताकि आपको भूले ना। अब जो लास्ट अगर हम हिंदू रूल की बात करें, जो पीरियड था वो 1171 से 1339 AD, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर पूछते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने देखे काफ़ी ज़्यादा वीक जो है हिंदू किंग वगैरह थे जिनका रूल हमने देखा, जिसमें दो अगर हम बात करें, जो दो इम्पॉर्टेंट नाम आपको याद रखने हैं वो हैं संग्राम देवा एंड सुहदेव। कौन थे वो, संग्राम देवा एंड सुहदेवा। तो जो सुहादेवा है, सहदेव अगर मैं बात करूँ, सुहादेवा कहीं पे सहदेव है, तो उसने रूल कब किया था, 1301 से 1320, ठीक है। जब आप बात कर सकते हैं ऑलमोस्ट जब ये देव डायनेस्टी खत्म होने वाली थी, 1339 में हो गई थी ना, तो उसके पहले की मैं बात बता रही हूँ। तो ये दो आपको नाम याद रखने हैं, संग्राम देव और सुहदेव। सुहदेव के बारे में हम पहले पढ़ रहे हैं। 1301 से 1320 में उन्होंने रूल किया था। तो उनके रूल में क्या होता है कि तीन एक बहुत बड़े काम होते हैं, तीन एडवेंचर्स ही हम बात कर सकते हैं उसमें। तो सबसे पहला अगर हम बात करें, जो शाह मीर हैं जिन्होंने शामी डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी, तो ये आते हैं जो स्वात टेरिटरी से बिलोंग करते थे, ठीक है। ये आए थे किसके टाइम पे आए थे, सहदेव के टाइम पे आए थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते कि आपको क्वेश्चन आएगा कि रिंचन जो है वो गिलगिट से बिलोंग करते थे या स्वात टेरिटरी से, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। शाह से एस है ना, एस से स्वात आपको याद रखना है। लेकिन जो रिंचन था वो लद्दाख से था। और इसके अलावा मैं बात करूँ, एक और आया था लंकर चक, एक आया था शाहमीर, फिर आया था रिंचन, फिर आया था लंकर चक। लंकर चक कहाँ से था, वो दर्द टेरिटरी जो कि गिलगिट के पास थी। ये सब तीन जने आए थे कश्मीर में, ये तीन एडवेंचरस ये काम हुए थे, जिन्होंने बाद की अगर मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री हमारी कश्मीर वैली की देखूं, तो यहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जिन्होंने संभाली थी बाद की हिस्ट्री। तो इसी वजह से ये किसके टाइम पे आता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आते हैं सहदेव के टाइम पे। अब इनके टाइम पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद करनी है, जो तारतार जो एक ट्राइब थी, ठीक है, उसका जो चीफ था जिसका नाम था जुल्फ़िकुर खान, जिसका नाम था जलाचो या दुलूचा, ये इसका नाम था।
तारतार एक कोई ट्राइब थी, उसका चीफ था, ठीक है, जिसका नाम था जुल्कदर खान जलाचो या दुलूचा, जो सेंट्रल एशिया से आता था। तो ये जो है इसने हमारे कश्मीर को इन्वेड करा था। तो ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, किसके टाइम पे किया था, सहदेव के टाइम पे, ठीक है, उन्होंने सह लिया था इसको, ये ऐसे आप याद कर लेना। अब अगर बात करें 14वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में, तो 14वीं शताब्दी मतलब 1301 से जो बात स्टार्ट होगी, ठीक है, 1400 तक, ठीक है, वो होगी हमारी 14वीं शताब्दी। तो एक मंगोल का जो दुलूचा था ना, एक बहुत खतरनाक था वो, उसने हमारी वैली में इंटरफेयर इन्वेड करने की कोशिश की थी। जो जोजिला पास है ना, वहाँ से, उसकी नॉर्थ साइड से आया और अपनी वो आर्मी लेके आया था, 60,000 आर्मी लेके आया था। और जो सुहदेव का जो कमांडर इन चीफ था ना, उसका नाम था रामचंद्रा। तो ये इंपॉर्टेंट नाम आपको याद करना है। सहदेव का इंपॉर्टेंट चीफ कौन था, रामचंद्रा। तो उसने फिर शाह मीर और रिंचन से हेल्प ली थी, किसके साथ लड़ने में, दुलूचा जो आया था ना, मंगोल का दुलूचा था ये, इसको इसके साथ लड़ाई करने में जो है कमांडर इन चीफ रामचंद्रा ने हेल्प ली। शाह मीर जो स्वात डायनेस्टी से था, रिंचन जो लद्दाखी प्रिंस था, इससे हेल्प ली। तो फिर रिंचन ने क्या किया कि रामचंद्रा को ही मार दिया। तो आप खुद सोचो कि जो इसकी हेल्प लेने के लिए गया था कि हमारी टेरिटरी को बचाओ, यहाँ पे मंगोल्स आ रहे हैं, तो उन्होंने उनको बचाया, लेकिन बचाने के बाद इन रामचंद्रा को ही मार दिया जिसने हेल्प मांगी थी। और फिर क्या किया, उसकी जो डॉटर थी कोटा रानी। तो ये एक और नाम याद आपको करना है, मैंने बताया था सुगंधा, जो उसके बाद ये जो सुगंधा थी ये उत्पला डायनेस्टी की थी। उसके बाद हमने पढ़ी थी दीदा, जो कि गुप्ता डायनेस्टी की थी। तो ये कोटा रानी है, ये है हमारी देवा डायनेस्टी। तो ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, क्योंकि ये जो लेडीज़ है इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो रामचंद्रा की जो डॉटर थी कोटा रानी थी, ठीक है, और उसके साथ शादी किसने कर ली, रिंचन ने। रिंचन कौन था, लद्दाखी प्रिंस था, जो सुहदेव की हेल्प करने के लिए आया था उनके टेरिटरी को बचाने। तो फिर वो अपने हाथों में ले लेता सारा कुछ रिंचन। तो फिर इस तरह से अपना जो मिनिस्टर वो किसको बना देता है, शाह मीर, क्योंकि इन दोनों ने मिलके उनकी हेल्प की थी। तो शाह मीर इसका मिनिस्टर बन जाता है। अब रिंचन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ये ओरिजिनली बात करें तो लद्दाख से आया था, वहाँ का एक प्रिंस था, राजकुमार था। तो उसने यहाँ का फ़ायदा उठाया, क्योंकि इस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट था, इन्वेजन हो रहे थे कश्मीर वैली में। तो इसका फ़ायदा उठा के उन्होंने अपने हाथों में पावर हथियार ली, ठीक है। और फिर उसने अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर लिया, रूलर घोषित कर लिया। और उसने फिर क्या कर दिया, इस्लाम धर्म अपना लिया। अपना नाम उसने क्या रख लिया था, सुल्तान सदरुद्दीन। दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुल्तान सदरुद्दीन किसका नाम था, रिंचन का नाम था। अब रिंचन जो था वो भी एबल, अच्छा ही रूलर था, और उसका एक पारदर्शी, एक मतलब उसकी विजन था कि दूर की वो सोचता था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि जो कश्मीर में सबसे फर्स्ट जो मस्जिद बनी थी जिसका नाम था बड़ मस्जिद, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था एग्ज़ाम में। तो दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे भी मैं स्टार मार्क करती हूँ वो तो इंपॉर्टेंट होती हैं, बाकी भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इनके ऊपर आपने ज़्यादा ड्वेल करना होता है, ठीक है, क्योंकि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, और ये ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं, तभी मैं इनको बताती हूँ बार बार। अब लास्ट हिंदू रूलर कौन था, उदयनदेव। मैंने बताया था ना आपको ऊपर कि एक्चुअल में अगर बात करें ग्रेट रूलर तो जयसिम्हा था लास्ट, लेकिन हिंदू रूलर एक्चुअल जो लास्ट हिंदू रूलर, तो ये बार बार वीडियो डिलीट हो रही थी, तो मैं फिर बता देती हूँ आपको, ठीक है। क्या होता है कि संग्राम देव और सुहदेव दो भाई थे, इंपॉर्टेंट रूलर थे, ठीक है, देव डायनेस्टी के। उनका एक भाई है उदयन देव। अब ये जो सहदेव है, सहदेव का कमांडर इन चीफ था रिंचन, और रिंचन की डॉटर थी हमारी कोटा रानी। कौन थी, सॉरी, ये रामचंद्र, ठीक है। सहदेव का कमांडर था रामचंद्र, रामचंद्र की डॉटर थी कोटा रानी। कोटा रानी से शादी कौन कर लेता, रिंचन, जो कि लद्दाखी प्रिंस था। रामचंद्र को मार के ये कोटा रानी से शादी कर लेता है। अब ये जो कोटा रानी क्या करती है, जब रिंचन भी मर जाता है तो कोटा रानी फिर उदयन देव, जो देव डायनेस्टी का था ना, ओरिजिनल जो है सहदेव का भाई था, उनसे शादी कर लेती है, ठीक है। तो जब उनसे शादी कर लेती है तो एक्चुअल में जो प्रैक्टिकली अगर बात करें ना, डी फैक्टो रूलर कौन थी, कोटा रानी थी। वो जस्ट नाम का ही था, ठीक
ठीक है। तो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेव लेडी थी, ठीक है, वो उनको हराना एक बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। अपने जो भी वो बात बोलती थी ना उसमें वो फर्म स्टैंड लेती थी, ठीक है, और एबल भी थी। तो इसी वजह से वो एक्चुअली में वो वहाँ पे स्टेट को गवर्न कर रही थी। लेकिन उसने बहुत कोशिश करी कि अपना जो किंगडम है उसको वो बचाए, लेकिन जो जो मुश्किलें आ रही थी वो बहुत बड़ी थी उसके लिए कि वो उनका सामना कर पाए। तो इसी वजह से कि जब वहाँ पे शाह मीर था ना, शाह मीर, रिंचन उसको क्या बना देता, अपना मिनिस्टर बना देता है। लेकिन जब रिंचन की डेथ हो जाती है तो वो भी ट्राई करता है कि मैं भी पावर को अपने हाथ में ले लूँ। तो इसी वजह से वो बचा नहीं पाई। तो फिर इस तरह से जो मुस्लिम रील होता है ना, मुस्लिम रूल, उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, फाउंडेशन है, इनकी वजह से हो जाता है। क्योंकि फिर वो भी मर जाते हैं सारे के सारे, तो फिर मुस्लिम रूल स्टार्ट हो जाता है। इनके बाद आती है शाह मीर डायनेस्टी। तो हम ऑलरेडी मिडिवल हिस्ट्री में पहुंच चुके हैं ख़त्म होने के कगार पे। लेकिन एक लेक्चर, अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा मुस्लिम रूल, जिसमें हम पढ़ेंगे शाह मीर डायनेस्टी, ठीक है, चक डायनेस्टी, इस तरह से। फिर हम मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसमें आपकी हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है। टोटल 6 लेक्चर्स होंगे हमारे जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के। और इस तरह से ये जितने भी लेक्चर्स आपको मैंने कराए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मैं आपको फिर मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जहाँ तक हमने पढ़ा वो बता देती हूँ। हमने जो पढ़ा था, कारकोटा के बाद आती है उत्पला, उत्पला डायनेस्टी के बाद आती है हमारी गुप्ता, गुप्ता के बाद आती है हमारी लोहार, लोहार के बाद आती है हमारी देव। तो ये जो इम्पोर्टेंट है सीक्वेंस आपको याद रखना है। देव डायनेस्टी के बाद हिंदू रूल ख़त्म हो जाता है, फिर मुस्लिम रूल आता है। तो मुस्लिम रूल में हम कल पढ़ेंगे शाह मीर डायनेस्टी। तो अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हो, हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हो, तो आप जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो है लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आप एक एक इंसान भी अगर एक शेयर भी करते हो ना, तो अगर 10 शेयर भी करोगे तो उससे क्या होगा कि हमारी थोड़ी बहुत रीच बढ़ जाएगी और हमें भी इसमें मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। तो आपने जल्दी से जाना है और कमेंट करना है और लाइक करना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखिए, तब तक पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।